बच्चों, लेके आए हैं विद्युत रसायन का अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल निरूपण के बारे में कि आखिर हम गैल्वेनिक सेलों को निरूपित कैसे करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है कि हम किस तरीके से इनका निरूपण करते हैं, ठीक है, कि हम एनोड किसे कैथोड किसे हमने कल आपको बताया था। यदि आप लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग जरूर कल का लेक्चर जरूर देख लें, उसके बाद ही इस लेक्चर पर आए, तभी जाके आपको अच्छा लगेगा, समझने में मजा आएगा, तभी आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सरल भाषा में लगने वाला है। देखो यहाँ पे है क्या है, हमने कल आपको बताया था कि आपको लॉन के बेसिस पर काम करना है। किसके बेसिस पर? लॉन के बेसिस पर काम करना है। और लॉन से देखना कि कौन सा हमारा हाफ सेल बनना है, कौन सा हमें कंप्लीट सेल बनना है। हमने कल आपको बताया था कि हाफ सेल को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे और कंप्लीट सेल को हम किस तरीके से हम ब्रेक करने वाले हैं। ये दोनों चीजें हमने कल आपको बता चुके थे। अब देखो हम यहाँ पे बताने वाले हैं, क्या हो गया, देखो हमने आपको कल बताया था कि जो इस साइड वाला पार्ट है, कौन सा, बाएं वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन से पता करना है कि कौन हमारा एनोड है, कौन सा नेगेटिव एंड है, मतलब वहां गया अपना पास में नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और कौन सा अपने पास में किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आप देखें ये हमारा एनोड था, तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर हमने आपको बताया था ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ये ऑक्सीकरण हो रहा, आप देखें यहाँ पे क्या है, हमने देखा है यहाँ पे जब हम ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कैसे देखने के लिए मिलेगा आपको कि जो जिंक मेटल है ये परिवर्तित होगी Zn2+ के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करवाने वाला है। तो हमने अभी देखा है कि यदि हम इलेक्ट्रॉन को त्याग करवाएंगे तो ऑक्सीकरण होगा, 0 से +2 में जा रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण है। जबकि कैथोड पर क्या होता है बच्चों, कैथोड पर अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। आपको इसी रूप में याद रखना है, ऑक्सीकरण अपचयन के रूप में, कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण ही होता है जबकि कैथोड पर अपचयन। आप चिन्ह को ध्यान ना रखें क्योंकि चिन्ह परिवर्तित होते रहते हैं एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। आप देखें कैथोड दे रखा है, कैथोड पर हमें अपचयन मिल रहा है, और अपचयन के केस में देखो कितना मिलने वाला है आपको। हमने देखा यहाँ पे Cu2+ जो आयन है वो, ओहो यहाँ पे इसका बनाना है हमें, सॉरी Cu का नहीं है, किसका है, Fe का। अब देखो कैथोड किसका बनेगा, एनोड तो बनना था इसका, क्योंकि यहाँ पे जिंक 0 से +2 में जा रहा था ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो Fe2+ जो आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और Fe में परिवर्तित हो जाएंगे, तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ये दोनों ही हमारी अर्ध सेल समीकरण है। कौन सी है? अर्ध सेल समीकरण है। लेकिन हमने कल आपको बताया था कि हम अर्ध सेल समीकरणों को पूर्ण सेल समीकरण में परिवर्तित करते हैं, लेकिन वो कब हम जोड़ पाते हैं, जब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। आप देखें दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर दे रखी है, और जब हम बराबर दे रखी है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इसमें परिवर्तित हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, हमें मिलेगा जिंक प्लस Fe2+ से कितना मिल जाएगा, Zn2+, और ये आपको Fe मिल जाएगा। आप देखें जिंक 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, जबकि +2 से 0 में जा रहा है, अपचयन हो रहा है। ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। हमने आपको ये भी बताया था जब आप जोड़ रहे हो तो ध्यान क्या देना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड रहेंगे। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि हमने जिंक को आगे रख दिया है Fe2+ को, लेकिन ध्यान रखना कि जो ऑक्सीकारक है वही ऑक्सीकारक रहेंगे, सॉरी ऑक्सीकारक नहीं, अभिकारक है वो अभिकारक, जो उत्पाद है वही उत्पाद रहेंगे। इसमें देखो अपने पास में क्या है, हमने आपको बताया था जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वही हमारा एनोड होगा, और ये वाला क्या होगा, कैथोड होगा।
ये कैथोड, ये क्या है एनोड। देखो इसमें क्या होगा, एनोड किसका बनेगा, किसका, कॉपर का, और इसी पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। आप देखें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, हमने देखा कि जो Cu है वो Cu2+ में परिवर्तित हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, ये मिल रहा है, में एनोड हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। जबकि कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा अपचयन होगा, अपचयन होगा, क्या होगा, अपचयन होगा। और क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, हमें मिलेगा जो Ag+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और Ag में परिवर्तित हो जाएंगे, ये मिल जाएगा हमें। एक कॉपर इसमें परिवर्तित हो गया, ये इसमें परिवर्तित हो गया। क्या हम इनको जोड़ सकते हैं सीधा, नहीं। आप देखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, आपको बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए आपको इस वाली समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पास में क्या मिलेगी हमें, हमें मिलेगी कॉपर से Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या मिल जाएगा, 2Ag मिल जाएगा। हमने देखो इनको जोड़ा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कितना आ जाएगा हमें यहाँ से, हमें मिलेगा कॉपर प्लस 2Ag+ से क्या मिल जाएगा, Cu2+ और ये 2Ag मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इस तरीके से हमने क्या लिखा, एक पूर्ण सेल अभिक्रिया को लिखा, एक पूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है, मिल जाएगा। अगला देखो अपने पास में, अब यहाँ पे हमने आपको सेल निरूपण करना है, बनाना है, तो देखो अपने पास में क्या है, हमने देखा कि हमें अब की बार अभिक्रिया से सेल निरूपण बनाना मतलब उल्टा करना है। तो देखो कुछ इस तरीके की अभिक्रिया दी है हमें, थोड़ा सा टाइपिंग की है तो वो गलत ऊपर नीचे है, मतलब आप समझ नहीं पाओगे इसको, ऐसे है। ओहो हो, 5Fe2+ ऐसे है, Mn2+ और 5Fe, मतलब जो आयन है वो ऊपर लिखना है, लेकिन लिखा हुआ है इसमें बराबर पर है, तो आप समझ नहीं पाओगे। देखो जब भी हमें अभिक्रिया से, पूर्ण अभिक्रिया से सेल निरूपण में परिवर्तित करना होता है, तो आपको देखना है किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है। अब देखें यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे MnO4 का हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाली Mn की, तो कितना, x प्लस 4 गुणा माइनस का 2 बराबर माइनस का 1, x बराबर आपको +7 मिलेगा। आप देखें जो Mn है इसमें वो +7 में उपस्थित है, और +7 से किसमें जा रहा है, +2 में, तो क्या हो रही, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। जबकि यहाँ पे देखो Fe2+ वाला Fe3+ में परिवर्तित हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, ये ऑक्सीकरण है, ठीक है। बाकी की चीजों जो H+ है वो यहाँ पे माध्यम को निरूपित कर रहे हैं, आपको इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें जब हम क्रियाओं को संतुलित करते हैं, हमने आपको 11वीं के अंदर बताया है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11वीं के अंदर कि हम कैसे रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। तो हमें केवल उनसे ही मतलब है जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन आ रहा है। तो आप देखें यहाँ से +7 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है, और अपचयन वाले का क्या बनता है, कैथोड, क्या बनता है, कैथोड। आप देखें यहाँ पे क्या बनने वाला है, हमने देखा यहाँ से कि कैथोड बनने वाला है, तो आप यहाँ से लिखें, चाहे केवल और केवल +7 लिख दें, या MnO4- से आप Mn2+ लिखें, हमें केवल इतने की लिखने की आवश्यकता है। दूसरा, यहाँ पे बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो लिखना हो तो लिख सकते हो कि 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें कोई आवश्यकता नहीं है +7 से इतने में जा रहा, हमें तो केवल इनसे ही मतलब है यहाँ पे।
आप देखें एनोड किसका बनेगा, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Fe2 प्लस आयन का Fe3 प्लस में परिवर्तित हो रहा है, किसमें, Fe3 प्लस में। ओहो अरे यार हमने गलत लिख दिया ये, इधर तो हमें क्या लिखना था, इधर नहीं लिखना है, 5 इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो कहाँ लिखने पड़ेंगे, इधर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अब चयन हो रहा है वहां पे। ठीक है, ये आपके पास आएगा। हमें तो बस इनसे मतलब है, हमने आपको बताया था कि हमें जब निरूपण करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड में मतलब बाई ओर क्या लिखेंगे, हम एनोड को, एनोड किसका बन रहा है, देखो आप Fe का बन रहा है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस ऐसे लिखेंगे, इसमें परिवर्तित हो रहा है। इसमें हमने दो लाइनें बताई दी आपको जो कि लवण सेतु को निरूपित कर रही हैं। इसके बाद हमने क्या बताया कि हमें देखना है किसका अपचयन हो रहा है, तो MnO4 माइनस अपचयन हो रहा है Mn2 प्लस में। आप देखें दोनों ही क्या है, आयन है, आयनों के कभी भी इलेक्ट्रोड नहीं बनते हैं। क्या पानी का कोई इलेक्ट्रोड बनता है, रॉड होती नहीं होती है। जब ऐसी स्थिति आए तो हम हमेशा प्लेटिनम लिखते हैं, प्लेटिनम। प्लेटिनम का मतलब है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगेगा। क्यों लगता है हम आगे आपको बताएंगे कि प्लेटिनम के ही हम इलेक्ट्रोड को लगाते हैं। ए भी आयन के रूप में है, जलीय आयन है, तो जलीय आयन का मतलब घुली हुई अवस्था में, इसलिए हम दोनों तरफ पीटी पीटी, हम पीटी का उपयोग जलीय आयन हो या गैसीय हो तो उसके लिए हम पीटी प्लेटिनम का उपयोग कर देते हैं। ठीक है, ये मिलता है दोनों तरफ, ये अपना तरीका रहेगा। आगे देखो अभिक्रिया भागफल होता है, तो अभिक्रिया भागफल बिल्कुल समान होता है किसकी तरह, जैसा कि साम्यावस्था नियतांक होता है। तो हमने पढ़ा तो है क्या, लेकिन इसको हम बता रहे हैं कि हमारे पास में ए प्लस बी बी से कोई हमने अभिक्रिया सी और डी बनाई, तो हम किसी भी अभिक्रिया का यदि हम भागफल लिखते हैं, अभिक्रिया भागफल, तो अभिक्रिया भागफल हम साम्यावस्था के अलावा जो अनंत बिंदु होते हैं उन सब बिंदुओं पर लिखते हैं, जबकि साम्यावस्था नियतांक केवल और केवल साम्यावस्था पर ही लिख सकते हैं। तो साम्यावस्था के अलावा हमारे पास में किसी भी अभिक्रिया में अनंत बिंदु आते हैं और उन अनंत बिंदु पर हम Q का मान लिखते हैं। आपको देखने से लिए पता नहीं चलेगा, देखने से लिए दोनों का मान जो होता है वो बिल्कुल समान होता है, कि हम लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता और बटे में किसकी, अभिकारक की सांद्रता। ओहो अभिकारक की सांद्रता। आप देखें यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि C की सांद्रता और D की सांद्रता बटे में किसकी, A की सांद्रता और B की सांद्रता। आपको देखने में दोनों चीजें एक समान है, लेकिन इसका मान जो है वो परिवर्तित होगा। क्या होगा, परिवर्तित, जबकि ये केवल और केवल साम्यावस्था पर लिखा जाएगा। कहां पे, साम्यावस्था वाले बिंदु पर, जबकि ये कहां पे, साम्यावस्था के अलावा अनंत बिंदुओं पर, अनंत बिंदुओं पर। ओहो कहा लिख दिया, बिंदुओं पर हम इसको लिखने वाले हैं अनंत बिंदुओं पर, जबकि एक केवल साम्यावस्था पर लिखा जाएगा। आप देखें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में की स्थिति इक्विलिब्रियम अवस्था से पहले उत्पादों की सांद्रता व अभिकारकों की सांद्रता के बीच में निकाला जा सकता है। मतलब एक अनुपात है, उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। तो दोनों चीजें समान है, लेकिन अंतर कितने का है, अंतर बस इतना सा है, इसको साम्यावस्था पर लिखेंगे, इसको हम अनंत बिंदुओं पर लिखेंगे। मतलब Q का मान परिवर्तित होगा, जबकि साम्यावस्था नियतांक का मान परिवर्तित नहीं होगा। तो अभी हमारे पास में यहाँ पे कोई हमें अभिक्रिया दी हुई है, चलो यहीं पे हम लिखते हैं, यहीं पे हमें कोई अभिक्रिया दी है, जैसे हमने आपके लिए क्या बताया था, ये वाली सेल अभिक्रिया लिखी हमने यहाँ पे कि जिंक से Cu2 प्लस आयन, हमने कल आपके लिए करवाया था, और ये हमारे पास में यहाँ से क्या मिला था, Zn2 प्लस आयन और मिला था कॉपर मिला था। देखो यहाँ पे जो ठोस होते हैं, इन ठोसों की सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, इसीलिए हम इनके सक्रिय द्रव्यमान को 1 के बराबर लेते हैं।
यदि इनमें कोई गुणांक आते तो वो गुणांक इनकी घातों में जाते, तो हम Zn2 प्लस आयन की सांद्रता जाते 1, जबकि कॉपर शुद्ध ठोस है तो शक्ति द्रव्यमान 1 के बराबर रहेगा। यहाँ पर देखो अपने पास में Cu2 प्लस आयन केवल और केवल हमें जलीय आयन लिखना है, इसका भी गुणांक 1 है तो घात में 1 आ जाएगा। जिंक ठोस है तो इसके लिए भी Q का मान 1 मिल जाएगा। मतलब आपको Q लिखना है तो उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ से आप Q का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हर एक अभिक्रिया के लिए तरीका वही रहेगा, उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। यदि शुद्ध ठोस मिल रहा है तो उसका शक्ति द्रव्यमान आपको 1 के बराबर लेके चलना है, जबकि यदि हमारे पास में क्या मिल रहा है, कोई जलीय आयन मिल रहा है AQ, तो उसकी आपको सांद्रता लेके चलनी है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी गुणांक होगा वो उनकी घातों में जाएगा, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों से गलती वही होती है। ठीक है, तो हम इस तरीके से हमें अभिक्रिया भागफलों की आवश्यकता होगी, जहां जहां पे हमें आवश्यकता होगी वहां वहां पे हम लिखना आपको बताएंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें नैनस समीकरण को पढ़ना है, उसके अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो हम वहां पे लिखेंगे इसको। आगे देखो यहाँ पे हमें दे रखा है इलेक्ट्रोड विभव। क्या दे रखा है? इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है। और इलेक्ट्रोड विभव में देखें आप क्या अपन को लिखने वाले हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, तो हमारे पास में दे रखा है अपने पास में वह विभव या पोटेंशियल डिफरेंस तब उत्पन्न, देखो इसको समझो पहले, इसकी बाद इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। अपने पास में इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, पहले तो हम समझते हैं इलेक्ट्रोड होता क्या है। जब किसी हम धातु की छड़ को, इसकी किसी धातु की छड़ को किसी विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर हम डुबोते हैं, इसमें किसी विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर हम डुबोते हैं, तब धातु की छड़ व विद्युत अपघट्य विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। मतलब एक के ऊपर धनात्मक आवेश, एक के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। कहाँ पे? धातु की छड़ और विलयन की सतह के मध्य आवेश उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो हमारा इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जबकि इलेक्ट्रोड क्या है? जब किसी भी धातु की छड़ को यदि हमने किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर डुबो के रख दिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड कहलाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर? क्लियर है ना ये वाली बात? क्लियर है ना ये वाली बात? बिल्कुल। इसे हम नीचे निरूपित करते हैं। देखो क्या होता है, यदि इस छड़ का मतलब अधिक क्रियाशील धातु की छड़ है, हमने मान लिया कि जिंक है और एक इसके अंदर डुबो के रखा हमने जिंक सल्फेट के अंदर, तो शुरुआत में दोनों आयनों का नंबर बराबर होगा। अब देखो क्या होगा, ये जो Zn जिंक आयन है इसका ऑक्सीकरण होगा और होगा तो Zn2 प्लस आयन विलयन में आ रहा होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एकत्रित हो रहे होंगे, जिससे होगा क्या कि विलयन के ऊपर धनात्मक आवेश, जबकि इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ। तो आप देखें इलेक्ट्रोड की सतह पर ऋणात्मक आवेश, जबकि विलयन की सतह पर धनात्मक आवेश, तो इन दोनों के मध्य क्या उत्पन्न हुआ? एक विभवांतर उत्पन्न हुआ, और इस विभवांतर को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोड विभव बोल देते हैं। वो क्या है हमारे पास में? इलेक्ट्रोड विभव है। आप देखो समझे इसको, यह विभव होता है जब तब उत्पन्न होता है जब किसी धातु की छड़ या पट्टी को उसके आयन के विलयन में डाला जाए। मतलब हमने देखो जिंक की छड़ थी तो जिंक सल्फेट के विलयन में हमने डुबोया इसको, इसमें जिंक सल्फेट के अंदर हमने डुबो दिया, और डुबोने के बाद जो भी आपको इनके बीच में विभवांतर उत्पन्न हुआ वो हमारा इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ये अभी जो विभवांतर उत्पन्न हुआ ये ऑक्सीकरण के कारण था, इसीलिए हम इसका नाम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव भी दे सकते हैं। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या हुआ? धातु का ऑक्सीकरण हुआ, तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। जबकि आप देखें यदि सपोज यहाँ पे क्या हो रहा होता, अपचयन हो रहा होता,
क्या हो रहा होता, अपचयन। जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक कम क्रियाशील धातु ली होती, हमने यहाँ पे डुबो के रख दिया किसको, कॉपर को। लेकिन ध्यान रखना जिस भी धातु की छड़ उसी के विलयन के अंदर डुबोना पड़ेगा। तो हमने कॉपर सल्फेट में डुबो के रख दिया, एक कॉपर है और कॉपर सल्फेट में डुबो के रख दिया, जिससे हमें मिला क्या, हमने देखा कि शुरुआत में दोनों के ऊपर कौन सा आवेश, दोनों पर संख्या बराबर, धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या बराबर थी। यहां से देखो क्या हुआ, हमें देखने के लिए मिला ये कि जो Cu2 प्लस आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे क्या कि अपने पास में जो Cu2 प्लस आयन है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है और कॉपर में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन। साथ में जब अपचयन हुआ तो इस विलयन के ऊपर देखो धनात्मक आवेश कम हो रहा है, तो इसके ऊपर आएगा ऋणात्मक आवेश, जबकि इलेक्ट्रोड के ऊपर धनात्मक आवेश। तो इसकी सतह और विलयन की सतह के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हुआ, एक के ऊपर धनात्मक आवेश एक के ऊपर ऋणात्मक आवेश, तो इसको हम बोलते हैं अपचयन विभव। क्या बोलते हैं, अपचयन विभव। ठीक है, होना तो चाहिए था इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है इसीलिए नाम इसका अब अपचयन विभव हो गया। ऑक्सीकरण होता तो ऑक्सीकरण विभव, अपचयन होता तो अपचयन विभव होता। ठीक है, तो हमने 2 चीजें बताई आपको कि हम इसको देखो कैसे निरूपित करेंगे। कि अपने पास में हमने बताया जिंक का Zn2 प्लस, जरूरी नहीं है जिंक हो, आप कोई भी धातु आयन ले सकते हैं। जैसे हमने M कोई धातु थी और वो Mn मतलब उसने n इलेक्ट्रॉन को त्याग किया ए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 0 से प्लस एन में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि मतलब ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। ये भी हमारे पास में ऑक्सीकरण, तो हम इस तरीके से लिखेंगे ऑक्सीकरण विभव। कैसे पहचानेंगे, आप देखें 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो ऑक्सीकरण विभव। जबकि यहाँ पे देखो Cu2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और कॉपर में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे Cu2 प्लस से CO, डॉट ना लगाओ इसके ऊपर, क्योंकि जब भी डॉट लग जाएगा मानक बन जाएगा। ये हमारे पास में एक अपचयन विभव है और ये क्या है, ऊपर वाला ऑक्सीकरण विभव है। अपचयन विभव ये क्या है, ऑक्सीकरण विभव। एक ऑक्सीकरण विभव है जबकि दूसरा अपचयन विभव दिखता है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास में शब्द आया मानक इलेक्ट्रोड विभव। कौन सा विभव, मानक। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है, स्टैंडर्ड बच्चों। अब स्टैंडर्ड में आपके लिए स्थितियां फिक्स हो जाएंगी और कोई भी अंतर नहीं आने वाला। कैसा, देखो अपने पास में हमने देखा इलेक्ट्रोड विभव समझने के लिए हमने धातु की छड़ को कहां पर डुबो के रखा था, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, जबकि उसी धातु का लवण का विलयन हो गया। जैसे हमने जिंक को किसमें, जिंक सल्फेट में डुबोया था कि नहीं डुबोया था। अब अंतर कितना है, देखो अंतर अपने पास में इसकी 1 मोलर सांद्रता हो, कितनी हो सांद्रता, 1 मोलर सांद्रता हो। और क्या दे रखा है, एक वायुमंडलीय दाब हो, 1 एटीएम दाब दे रखा हो, साथ में ताप भी दे रखा हो 25 डिग्री सेल्सियस या 200 कितना 98 केल्विन ताप। इतनी स्थितियां ये है मानक स्थितियां, और मानक स्थिति पर हम किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को यदि हम ज्ञात करते हैं तो वो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। बस अंतर कितना आया, इन मानक स्थितियों का आया। जब हम इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे थे तब वहां पर मानक स्थितियां नहीं थी, जबकि मानक शब्द आया तो हमारे पास में ये स्थितियां फिक्स हो गई हैं।
कि आपको 298 केल्विन ताप, 1 मोलर सांद्रता व 1 वायुमंडलीय दाब पर इलेक्ट्रोड व विद्युत भट्टी विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को हमने क्या बोलना है, हमें उत्पन्न विभवांतर को बोलना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। अब देखो यदि यहाँ पे यदि हमारे पास में यदि इस धातु के ऊपर क्या होता, ऑक्सीकरण होता, क्या होता, ऑक्सीकरण होता। अरे भाई साहब, तो हम इसको बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलेंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव। और इसको हम निरूपित करेंगे किससे, ई नॉट से। आपको मानक ही मिलने वाले हैं हर जगह पे। हम क्या लिखेंगे, ई नॉट जेड से Zn2 प्लस, ये है हमारे पास में मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या है, मानक ऑक्सीकरण विभव। जबकि दूसरा वाला क्या है हमारे पास में, देखो यदि हमने इसके ऊपर सपोज ये हमने जिंक की छड़ ली थी और जिंक सल्फेट में डुबोया था, जिंक सल्फेट में डुबोया था। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि हमने देखा, हमने इसके ऊपर अपचयन हो रहा था, एक कॉपर था, कॉपर सल्फेट में डुबोया था। मतलब जरूरी नहीं है जिंक और कॉपर हो, कोई भी धातु आयन ले सकते हो आप, उसी का ही क्या करवाना है, अपचयन करवाना है आपको, और उसी के विद्युत भट्टी विलयन के अंदर डुबो के रखना है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, सब मानक स्थितियों पर बता रहे हैं। यदि मानक स्थितियों पर हो तो इसका नाम हो जाएगा मानक अपचयन विभव। क्या हो जाएगा, मानक अपचयन विभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मानक अपचयन विभव आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि मानक अपचयन विभव है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के बारे में बातचीत करेंगे। यदि हम मानक स्थितियों पर ज्ञात करेंगे तो उनका नाम मानक ऑक्सीकरण विभव व मानक अपचयन विभव होगा। यदि मानक स्थितियों पर नहीं होगा तो उसे हम नॉर्मल इलेक्ट्रोड विभव कहने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें, ठीक है। और बाकी की सारी चीजों को अपन देखते हैं कब, कल हम देखते हैं। तो थैंक यू।